हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। हम लोगों ने PA2 के 3 चैप्टर्स को पढ़ लिया है। मीन्स चैप्टर 10, 11 और 12 को पढ़ लिया है। इसमें 2 चैप्टर्स और लेफ्ट हैं, जिसमें चैप्टर 13 साग और चैप्टर 14 पंडिता रमाबाई, 2 चैप्टर्स हमारे बचे हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 13 के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके समरी को जानेंगे और उस पार्ट के थ्रू हमें क्या बताने की कोशिश की गई है ये जानेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इस पार्ट के परिचय को जान लेते हैं। इस पाठ में अंग्रेजी शासन की गुलामी के दौरान मुट्ठी भर लोगों ने अंग्रेज़ों के अत्याचार का विरोध अपने अपने ढंग से किया, और जब वे क्रांतिकारी अंग्रेज़ों के चंगुल में फंस जाते थे तो अंग्रेज़ अफसर उनके साथ अमानवीय व्यवहार करते थे। जेल में तैनात सभी भारतीय इस आतंक के खेल को चुपचाप भयभीत होकर के देखते थे, क्योंकि उन्हें परस्पर भय था। भय मतलब डर था। अंग्रेज़ों के आतंक व षड्यंत्र का वे भी विरोध नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो मीन्स इस चैप्टर में अंग्रेजी शासन द्वारा क्रांतिकारी, जो मतलब कुछ गिने की चुने क्रांतिकारी थे, उनके ऊपर कितना अत्याचार किया जाता था, और बाकी के जो इंडियंस थे वो कैसे उन अत्याचारों को देख करके भी चुप रहते थे, इस बारे में बताया गया है, इस बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, और इस पाठ का जीवन मूल्य क्या है कि जुल्म करने वाला तो दोषी होता ही है, किंतु जुल्म सहने वाला भी गलत होता है, वह स्वयं भी जुल्म को बढ़ावा देता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पाठ का जीवन मूल्य और इस पाठ का परिचय। अगर पाठ के लास्ट में आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है, और इस चैप्टर के लास्ट में भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। चैप्टर 13 साग। स्टूडेंट्स एक बात सोचने वाली है, आप भी सोचिए इसको, कि इस चैप्टर को आखिर साग ही नाम क्यों दिया गया। क्योंकि ये जो चैप्टर है ये तो अंग्रेज़ों के शासन से संबंधित है। अंग्रेज़ों द्वारा हिंदुस्तानियों का कैसे उत्पीड़न किया जाता था, कैसे हिंदुस्तानी उनके जुल्मों को सह करके भी लाचार होकर के देखते थे, इस बारे में बताया गया है। तो इस चैप्टर को मतलब साग ही नाम क्यों दिया गया है, ये आप सोचिए थोड़ा, और चैप्टर क्लास में मैं इसको बताऊंगी आपको। जो मेरी समझ में है वो मैं आपको बताऊंगी, फिर भी आप कहीं से कुछ और फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप कोशिश करिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। जिला जेल की फांसी की कोठरियों में विशेश्वर प्रसाद और रहमान खां बंद थे। जैसे लोहे के पिंजरों में बंद सर्कस के शेर और चीते को लोग विस्मय और कौतूहल से देखते हैं, वैसे ही बड़े बड़े अंग्रेज सिविल सर्जन साहब, बगावत के पश्चात जिले की व्यवस्था सुधारने के लिए आए कलेक्टर साहब, फांसी की कोठरियों के जंगले के सामने खड़े हो इन कैदियों को देखते थे। परंतु इन बड़े अफसरों के मुख पर सर्कस देखने वालों का कौतूहल नहीं, घृणा थी। मतलब जो बड़े बड़े अफसर थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स थे, मतलब जेलों के डॉक्टर्स जो थे, कलेक्टर साहब यानी कि जो DM वगैरह होते थे, सारे के सारे अंग्रेज ही थे। तो वो इन हिंदुस्तानियों को, मीन्स जो बगावत करते थे, जो थोड़ा सा आवाज़ उठा देते थे, वो क्या करते थे, वो जेल में देखने तो जाते थे, लेकिन वो किस तरह से देखते थे, जैसे सर्कस में कोई जानवर बंद हो, सर्कस वाला जो जानवर होता है ना, उस तरह से सर्कस के जेल में जो जानवर बंद होता है। लेकिन वहाँ पर तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं ना, मतलब मज़ा लेते हैं, लेकिन ये इन लोगों को मज़ा नहीं आता था। ये लोग क्या करते थे, उनको घृणा की नज़रों से देखते थे, मतलब उनको हेट की दृष्टि से देखते थे, हेट करते थे उनसे। ठीक है, जब ये दोनों कैदी जेल में आए, उनके शरीर पर गोलियों के घाव थे। अंग्रेज सिविल सर्जन साहब ने कर्तव्य का पालन करने के लिए चीर फाड़कर विशेश्वर प्रसाद के घुटने से और रहमान खां की कमर से गोली निकाली और उनकी दवा दारू की। इस कर्तव्य का पालन करते समय साहब का चेहरा घृणा से छुहारे की भांति सिकुड़ जाता था। देखिए, ऐसा नहीं है कि उन्होंने दया भाव से उनका वो जो उनकी जो गोलियां थी उसको निकाली, क्योंकि कानून में ये रूल होता है कि किसी भी पेशेंट को या किसी भी ज़ख्मी व्यक्ति को फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती है। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, मतलब विशेश्वर प्रसाद के पैर से यानी कि घुटने से और रहमान खां की कमर से गोली निकाल दी, ताकि वो कुछ ठीक हो जाएं। अगर जब उनको फांसी दी जाए तो उनके ऊपर कोई ब्लेम ना आए कि बीमार व्यक्ति को या फिर ज़ख्मी व्यक्ति को इन्होंने फांसी की सज़ा दे दी। ठीक है, इस वजह से ऐसा किया उन्होंने।
अपने चारों ओर अदब से सहम कर खड़े हुए अपने हिंदुस्तानी मुसाहिबों, जेलर, जेल के डॉक्टर, कंपाउंडर, जेल के बाबू, लोगों को, वार्डरों को सुनाकर साहब टूटी फूटी हिंदुस्तानी में कहना न भूलते, इन बदमाश लोगों ने साहब लोगों को बंगले में जलाकर मारा है। मतलब जो विशेषर प्रसाद थे और जो रहमान खां थे, उन्होंने क्या किया था, उनका जुल्म क्या था कि उन्होंने बड़े अफसरों को, बड़े हिंदुस्तानी नहीं, बड़े अंग्रेज़ अफसरों को उन्होंने कोठी में, कोई बंगला था उसमें जला करके मार डाला था। तो वो सब उससे घृणा करते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उस टाइम हिंदुस्तानी उसमें कोई जेलर नहीं था, कोई बड़े पद पर नहीं था। हिंदुस्तानी भी बड़े बड़े पोस्ट पर होते थे, लेकिन वो सिर्फ अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली होते थे। सिर्फ वो बड़ी पोस्ट पर होते थे, लेकिन वो एक्चुअली कुछ कर नहीं सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, गोलियों के घाव ठीक हो जाने से पहले ही दोनों कैदियों के पाँवों में साहब के हुक्म से बेड़ियां डाल दी गईं। उन पर तुरंत मुकदमा चलाकर सज़ा देने के लिए सेशन जज तशरीफ़ लाए। शीघ्र ही पर्याप्त गवाही और सबूत पेश हो जाने से उन्हें सेशन जज साहब ने आग लगाने और हत्या के अपराध में फांसी का हुक्म सुना दिया। मैंने बोला था ना आपको कि जब फांसी का हुक्म सुनाया जाता है तो उस टाइम ना तो कोई वो जो मतलब मुजरिम होता है, ना तो वो ज़ख्मी होना चाहिए और ना तो बीमार होना चाहिए। इस कंडीशन में जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, मतलब जब तक उनका ज़ख्म या जब तक उनकी बीमारी ठीक नहीं हो जाती, उनको फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। इस वजह से उन लोगों ने उनकी गोलियां निकाली थी। और जब गोलियां निकल गईं तो अभी पूरी तरह से घाव ठीक भी नहीं हुआ था, क्योंकि वो अंग्रेज़ थे ना उस समय, वो बहुत क्रूअल थे, बहुत क्रूर नेचर के थे। वो ज़्यादा किसी पे दया वगैरह नहीं करते थे। तो इस वजह से अभी उनका घाव पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ था और उन्होंने क्या किया था, उनको फांसी की सज़ा सुना दी थी। ठीक है, सरकार के कायदे से फांसी की सज़ा पाए प्रत्येक व्यक्ति के लिए हाई कोर्ट में अपील की जाती है। इन दोनों अभियुक्तों की ओर से भी अपील की गई। हाई कोर्ट से फांसी की सज़ा रद्द हो जाने या सज़ा पर हाई कोर्ट की मंजूरी की मोहर लग जाने की प्रतीक्षा में उन्हें लोहे की सीख चादार कोठरियों में बंद रखा गया। देखिए, सिर्फ वहाँ पर जो भी की जाती थी, जो भी किया जाता था ना, वो फॉर्मेलिटी होता था। फॉर्मेलिटी मतलब कि वो अंग्रेज़ थे, किसी भी तरह से उनको हिंदुस्तानियों को सज़ा सुनाना होता था, किसी भी तरह उनका शोषण करना होता था। तो वो जितनी भी, मान लीजिए उनको एक जगह से, जिला जज से उनको फांसी की सज़ा मिल गई थी, तो ऐसा नहीं था कि वो हाई कोर्ट में जाते तो उनकी अपील मान ली जाती, ऐसा कुछ नहीं होता। वो तो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी होती थी कि अगर ऐसा हो सकता है तो कर लें, लेकिन उनको एक्चुअली में क्या करना होता था, हिंदुस्तानियों को सज़ा देना होता था, सबक सिखाना होता था कि अगर आपने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थोड़ी सी भी आवाज़ उठाई तो आपका यही हाल होगा। इस वजह से वो सारी की सारी फॉर्मेलिटी करते थे। ठीक है, अंग्रेज़ सिविल सर्जन साहब जब भी इन कोठरियों के सामने आते, घृणा की सिकुड़न उनके चेहरे पर आ जाती। अधिक कुछ कहने का अवसर न होने पर मर्डरर हत्यारे कुछ कहकर वे एक और थूक देते। मतलब जो अंग्रेज़ थे ना, वो हिंदुस्तानियों से किन हिंदुस्तानियों से, जो जो उनसे बगावत करते थे, जो उनकी बात नहीं मानते थे, उनका कहना नहीं मानते थे और उनके अगेंस्ट चाहते थे, ऐसे हिंदुस्तानियों से वो घृणा करते थे। मीन्स घृणा करके और मर्डरर या हत्यारे कह करके एक और थूक देते थे। इस तरह से साहब का रुख देख ऐसे भयंकर कैदियों के ऊपर हिंदुस्तानी जेलर, दूसरे अफसर और वार्डर सब विशेष सख्ती रखते थे। मतलब जो हिंदुस्तानी भी होते थे वो भी उनकी हेल्प नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर मैंने हेल्प किया तो उल्टा मेरे ही ऊपर मुझे ही प्रॉब्लम में मैं भी प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, मुझे ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए वो लोग भी जानबूझकर, सब कुछ जानते हुए भी अपने हिंदुस्तानी साथियों की मदद नहीं कर पाते थे, अपनी जान और अपने परिवार की जान बचाने के लिए। कभी कोई दूसरा कैदी उनकी कोठरी की छाया के समीप भी न जा पाता। उनके सामने आते ही सब अफसरों और वार्डरों के चेहरे पत्थर की तरह भावशून्य और कठोर हो जाते।
ठीक है। मतलब कभी भी कोई जो दूसरा कैदी था उनकी कोठरी जैसे बाकी सिर्फ ऐसा तो नहीं था कि सिर्फ 2 ही कैदी वहाँ पर थे उस जेल में, बहुत सारे हिंदुस्तानी कैदी थे, लेकिन वो क्या डर की वजह से, डर के मारे वो उस कोठरी की तरफ जा भी नहीं पाते थे। विशेश्वर प्रसाद और रहमान खां अपने अपराध का बोझ जानते थे। क्षमा की उन्हें कोई आशा न थी, परंतु निराशा में विस्मय था। निराशा में विस्मय इन तमाम हिंदुस्तानियों को उनसे द्वेष और भय क्यों है। जिस अंग्रेज़ सरकार से वे लड़ने गए थे उस सरकार का अंग्रेज़ तो कभी कभी ही दिखाई देता है। वह सरकार तो स्वयं उस जैसों के ही हाथ से चल रही है। देश को आज़ाद किया जाए तो कैसे, किससे? मतलब जो विशेश्वर प्रसाद थे और जो रहमान खां थे वो उनको इस बात का कोई वो दुख नहीं था कि हमें फांसी मिलेगी, क्योंकि वो जानते थे कि हमने बहुत बड़ा अपराध किया, परंतु उन्हें इस चीज़ का दुख होता था कि हमारे जो हिंदुस्तानी कलीग्स हैं, मतलब हमारे जो हिंदुस्तानी साथी हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी कैदी हैं, जो हमारे हिंदुस्तानी अफसर हैं, वो लोग हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं। वो भी क्या कर रहे हैं, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कर रहे हैं। अगर वो भी बगावत करते, वो भी थोड़ा सा आवाज़ उठाते तो शायद कुछ हो सकता था। वो सोचे मतलब वो दोनों सोच रहे थे कि देखो, जो अंग्रेज़ सरकार के अफसर हैं वो तो कभी कभी ही आते थे, बाकी टाइम तो उनके हिंदुस्तानी साथी ही वहाँ पर रहते थे ना, लेकिन वो भी उनकी कुछ हेल्प नहीं करते थे। इस वजह से उन्हें ज़्यादा दुख होता था और वो सोचते थे कि इस देश को आज़ाद कैसे किया जाए। अंग्रेज़ों को जलाकर उनका खून करने वाले इन हत्यारों के प्रति साहब लोगों के क्रोध और घृणा के कारण प्रतिहिंसा का अंत न था। हाई कोर्ट से दोनों को फांसी लगाने की स्वीकृति आने पर उन्हें फांसी की रस्सी पर छटपटाते देखने के लिए जेल के बड़े साहब और बगावत से जिले की बिगड़ी अवस्था सुधारने के लिए आए दूसरे अंग्रेज़ अफसर तड़के ही जेल पहुँचे। मतलब उन दोनों को जेल से फांसी के तख्ते तक देखने के लिए सारे जो अंग्रेज़ थे वो काफ़ी बेचैन थे। मृत्यु सामने थी, मृत्यु की ओर उन्हें शत्रु की प्रतिहिंसा ले जा रही थी। शरीर देकर भी उस प्रतिहिंसा के सम्मुख स्वतंत्रता की भावना को जीवित रखने के लिए, परास्त न होने के लिए उन्होंने फांसी के तख्ते पर पहुंचकर भी पुकार लगाई, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। मतलब वो दिखाना चाहते थे कि भारतीय कमज़ोर नहीं है। आज आप एक को फांसी देंगे, कल 4 ऐसे भारतीय पैदा होंगे जो आपकी बगावत करेंगे। इस चीज़ को ज़िंदा रखने के लिए, इस चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा भी अपने चेहरे पर डर का विस्मय नहीं लाया और उन्होंने पूरी बहादुरी के साथ बोला, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। और उन्होंने अपने चारों ओर खड़े हिंदुस्तानियों की ओर देखा। वे काठ की मूर्तियों की भांति भावशून्य और स्थिर थे। मतलब जो सभी हिंदुस्तानी वहाँ के सैनिक थे, हिंदुस्तानी अफसर थे, वो सारे के सारे कैसे थे, एकदम से शून्य भाव से, यानी कि बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे एक तरफ देखते थे। मृत्यु के क्षण में भी अपनों से अपनेपन का कोई संकेत उन्हें न मिला, केवल शत्रु के चेहरे पर दांत पीस लेने का संकेत था। मतलब शत्रु जो था वो तो अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा था कि हमें इनसे घृणा है, लेकिन जो हिंदुस्तानी थे वो ये भी नहीं शो कर पा रहे थे कि हमें आपकी मौत का दुख है और हम आपकी मौत का बदला लेंगे, एक दिन ऐसा आएगा। उनके चेहरे पर ऐसा भी कुछ प्रतीत नहीं हो रहा था। विशेश्वर और रहमान के संबंधी रोते हुए अपने आदमियों की लाशें पाने के लिए जेल के फाटक पर खड़े थे। कलेक्टर साहब ने वह प्रार्थना स्वीकार नहीं की। बागियों की लाश का प्रदर्शन शहर में होने से शांति भंग होने का भय था। इतना भी नहीं किया उन्होंने कि उनकी जो लाशें थी उनके परिजन को, यानी कि उनके संबंधियों को दे दें। उन्होंने क्या किया, उन लाशों को भी क्या किया, जेल में ही कहीं पर जाकर दफना दिया। सिविल सर्जन साहब के हुक्म से हिंदुस्तानी जेलर हाजिर हुए। साहब ने हुक्म दिया दोनों बागियों की लाशें जेल के भीतर ही दफनाई जाएं। दांत पीसकर साहब ने कहा और इनकी लाशों पर मरसा का साग बोया जाए। साग तैयार हो जाने पर सब साहब लोगों को के यहाँ भेजा जाए। मरसा का साग बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। गहराई तक भुरभुरी कब्रों की ज़मीन पा वह और भी खूब ऊंचा उठाया। एक दिन साग को खूब हरा भरा देख सिविल सर्जन साहब ने साग साहब लोगों को भेजे जाने की फरमाइश की। जेल भर में खबर फैल गई
बागियों की कब्रों का साग आज साहब लोगों के यहाँ गया है। रात पड़ने पर जेल बंद हुआ। बैरकों में बंद प्रत्येक कैदी के मन में साग की बात थी। प्रत्येक कैदी कल्पना कर रहा था हिंदुस्तानी को अंग्रेज़ खा रहा है, परंतु सभी कैदियों का मुंह बंद था। किसी ऐसी बात कहने की रिपोर्ट अगर साहब के सामने हो जाए, मतलब सबके मन में था, दुख तो सबके मन में था, कष्ट सबके मन में था, हिंसा की आग सबके अंदर भड़क रही थी, लेकिन डर की वजह से कोई भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। सबको ऐसा लग रहा था कि जो हिंदुस्तानियों की कब्रों पर साग उगाया गया है और जो अंग्रेज़ों की प्लेटों में डाला गया है, तो इसका मतलब ये कि अंग्रेज़ हिंदुस्तानी को खा रहे हैं। उनकी कब्रों पर साग उगाने का मतलब कि उनको खा रहे हैं। जेल भर में खबर फैल गई, बागियों की कब्रों का साग आज साहब लोगों के यहाँ गया है। रात पड़ने पर जेल बंद हुआ और बैरकों में बंद प्रत्येक कैदी के मन में यही बात थी। चलिए आगे देखते हैं। जेल के प्रत्येक अफसर के मन में साग की बात थी। प्रत्येक अफसर और वार्डर मन में कल्पना कर रहा था कि अंग्रेज़ हिंदुस्तानी को खा रहा है, परंतु जेलर साहब दुधिया मसहरी में पंखे के नीचे दिल में उबाल लिए तकिए में मुंह दबाए पड़े थे। डॉक्टर और कंपाउंडर चादर में सिर छिपाए यही सोच रहे थे। बड़े वार्डर मैले फटे कंबल में आंख मूंदे और केवल 20 रुपये माहवार पाने वाले नए सिपाही खुर्राटी खटिया पर औंधा मुंह किए यही सोच रहे थे, परंतु शब्द किसी के होठों पर न था। मतलब वही मैंने बताया कि कष्ट सबके मन में था कि हिंदुस्तानियों का शोषण हो रहा है, हिंदुस्तानियों को अंग्रेज परेशान कर रहे हैं, उनको दुख दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, सबके मन में था। और बगावत भी सबके अंदर थी कि अगर मौका मिला, टाइम मिला तो हम भी इनको सबक सिखाएंगे, लेकिन डर की वजह से कोई भी अपने चेहरे पर वो एक्सप्रेशन नहीं ला सकता था कि हमारे अंदर बगावत है। ज़िले में अमन हो जाने की खुशी में साहब लोगों के क्लब में उस दिन डिनर था। हिंदुस्तानी बैरे स्वच्छ तस्तरियों में हिंदुस्तानी बागियों की कब्र पर उगा साग साहब लोगों के सामने पेश कर रहे थे। उन्होंने भी साग की कहानी सुनी थी। उनके चेहरे भी आतंक से सहमे हुए थे। पाँव में कमज़ोरी अनुभव हो रही थी, परंतु हाथ भय से साहब की सेवा में मशीन की भांति अपना काम करते जा रहे थे। बात सबके दिल में थी, परंतु किसी के होठों पर न आती थी। साहब के भय से और आपस में एक दूसरे के भय से। सबके दिल में थी, परंतु आहें सबकी अलग अलग बिखरी हुई निर्जीव श्वासों की भांति उनके हृदय से निकल हवा में समाप्त हो रही थी। एक साथ मिलकर वे आधी भी शक्ति न पा सकती थीं, क्योंकि उन्हें परस्पर भय था। भय अपनों से, भय शत्रु से, भय और सब ओर भय, मतलब अंग्रेज़ों का भय। अगर वो थोड़ा सा भी आवाज़ उठाते तो उनकी भी यही दशा होती जो बाकी के बाकी के जो फ्रीडम फाइटर्स थे, बाकी के जो कुछ गिने चुने क्रांतिकारी थे, उनकी बात ही उनका भी हश्र होता। इसलिए वो क्या करते थे, चुप रहते थे। ठीक है, ये तो था हमारा चैप्टर। और हाँ, मैंने आपसे ये बोला था कि चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि इस चैप्टर का नाम साग ही क्यों रखा गया है। मेरे ख्याल से इस चैप्टर का नाम साग इसलिए रखा गया है क्योंकि जो साग होता है, आपने कभी कभी कहावत भी सुनी होगी कि साग की भांति, मतलब साग की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, आम भाषा में देखें या बड़े लोगों की नज़रों में साग की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो हिंदुस्तानियों की कब्रों पर साग उगाने का मतलब कि एक चीज़ और कि साग को कहीं कहीं मरसा का जो साग होता है उसको मांस का प्रतीक भी माना जाता है। मतलब तो इसलिए इसमें मरसा का ही साग इसलिए कहा गया है क्योंकि मरसा का जो साग होता है बड़े लोगों की नज़रों में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। इसलिए वो दिखाना चाहते थे कि प्रत्येक हिंदुस्तानी जो भी हमारे खिलाफ़ आवाज़ उठाएगा उसको साग की भांति हम खा जाएंगे। मतलब उसका जो हश्र है उसको साग की भांति हम मसल देंगे, साग की भांति हम खा जाएंगे। शायद इस चैप्टर का यही थीम है, इसी वजह से इस चैप्टर का नाम उन्होंने साग रखा है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम शब्दार्थ को थोड़ा पढ़ लेंगे।
विस्मय मीन्स होता है हैरानगी, बगावत मीन्स विद्रोह, दवा दारू मीन्स दवाई या उपचार, छुआरे मीन्स एक सूखा मेवा, अदब मीन्स नम्रता, सहमकर मीन्स डरे हुए, तशरीफ़ मीन्स पधारे, घृणा मीन्स नफरत, कायदे मीन्स नियम, रुख मीन्स व्यवहार, क्षमा मीन्स माफ़ी, द्वेष मीन्स भेदभाव, तड़के मीन्स प्रातःकाल, सम्मुख मीन्स सामने, प्रतिहिंसा मीन्स हिंसा के बदले हिंसा, परास्त मीन्स हार, काठ मीन्स लकड़ी, दिल में उबाल मीन्स दिल में गुस्सा, अमन मीन्स शांति, बागियों मीन्स विद्रोहियों, अभियुक्त मीन्स जिन पर मुकदमा चलाया जाता है, आह मीन्स दुख या पीड़ा। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर और आई थिंक ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपसे बोला था कि मैं चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चन भी पूछूंगी, उस क्वेश्चन का आंसर आपको बड़ा सोच समझ के देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई जस्ट होप कि आपको आंसर समझ में आ जाएगा और आप आंसर ज़रूर देंगे। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है, अगर अंग्रेज़ों के अधीन नौकरी करने वाले एकजुट होकर विरोध करते तो स्थिति बेहतर हो सकती थी या नहीं। इसका आंसर आप सोच समझ के देंगे। अगर स्थिति बेहतर हो सकती थी तो क्यों, और अगर नहीं हो सकती थी तो क्यों, दोनों रीज़न आप बिल्कुल सटीक आंसर बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए ब्लेस यू ऑल एंड कीप on study with Sudha ma'am. Okay, good day.